हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए इनिशिएटिव में जहां हम अपने 69वीं बीपीएससी पीटी, बीपीएससी टीचर और बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाण कालीन स्थलों में से शामिल है। इसमें क्या बोला गया, शामिल है। तो इसमें है कि देखिए सेनुआर रोहतास में, ये सही है, नवपाषाण काल का। ये ताराडी गया में, ये भी नवपाषाण का है। चिरान सारण में, ये भी नवपाषाण का है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों है इसका आंसर। और एक चीज और, नवपाषाण काल का एक और भी स्थल है जिसको हम लोग बोलते हैं चेचर। चेचर जो है कहाँ, ये वैशाली में है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें दो सूची दिया गया है, एक तरफ इसका लेखक है, दूसरी तरफ उसकी रचना है, कौन सी है। तो मेगास्थनीज, तो आपको पता होगा कि मेगास्थनीज मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था। तो मेगास्थनीज की सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो क्या है, इंडिका। वो क्या है, इंडिका। इंडिका के बारे में भारत की तत्कालीन जानकारी मिलती है। उसके बाद है टॉलमी। टॉलमी की जो जानकारी है वो दोस्तों, टॉलमी की जो पुस्तक है वो है ज्योग्राफी। इसको ज्योग्राफी का भी कहते हैं। उसके बाद प्लिनी। प्लिनी का एक पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका यह प्लिनी का पुस्तक है। और ह्वेनसांग, ह्वेनसांग का तो पता है CU की, और फायन का था FOQQ। तो इस तरह यह इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये सी। तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बी नहीं होगा। इसका आंसर इसका आंसर जो है वो सी होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे और बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा, हीनयान संप्रदाय से। तो हीनयान संप्रदाय जैसे बौद्ध धर्म का दो महान संप्रदाय था, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का जो ओरिजिनल थॉट है, जो रूढ़िवादी विचार है, वो उसका प्रतिस्थापना करते हैं। इसका जो है आंसर हो जाएगा सोत्रांतिक। सोत्रांतिक ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए एग्जाम में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो कीवर्ड होता है, कहीं नहीं है कहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इससे भी बहुत बार गलतियां हो जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, हाँ बिल्कुल थे। वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाया गया उसको। उन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण किया, नहीं। ये क्वेश्चन ये नहीं है। जादू टोना पर भरोसा करते हैं, हाँ जादू टोना होता था। अगर आप मोहनजोदड़ो मूवी देखे होंगे तो मोहनजोदड़ो मूवी में जो जादू टोना के बारे में दिखाया भी गया है। तो इसका आंसर कौन सा संदर्भ सही नहीं है। तो इसमें जो इसने विशाल पूजा स्थल का निर्माण कराया, ये जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। इसमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। बोले प्रथम प्रथम बौद्ध संगति। क्या, प्रथम बौद्ध संगति। बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए। 4 बौद्ध संगति और 2 जैन संगति, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कहाँ, राजगिरी में, जिसका नाम था राजगृह। पहले गृह ब्रज या राजगृह। तो इसमें तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब इसको ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ऑप्शन में जो है कि ऑप्शन में पहला बौद्ध संगति का निर्माण किया गया था ये राजगीर में। कहा, राजगीर में। और दूसरा था यहाँ वैशाली में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्रा में। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ठीक है, 5वां नंबर हमारा हो गया। अब आगे आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि अग्रहार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अग्रहार जो है क्या है, कि ब्राह्मणों की दी गई भूमि थी, या सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी, या संतों को ठहरने का स्थान था, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ये जानना जरूरी है कि ये गुप्त काल के दौरान जो है आमतौर पर ये जो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, या ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, अग्रहार कहा जाता था। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गुप्त काल में अपरहद भूमि के अंतर्गत किस भूमि को रखा जाता था, अपरहद भूमि। देखिए भूमि का गुप्त काल में 4 प्रकार होते थे, वो अलग अलग भूमि होती थी। जैसे कि यहाँ अपरहद है, अपरहद भूमि। अपरहद भूमि जो है बिना जोती गई जंगली भूमि को कहा जाता था। बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था, अपरहद भूमि। अब उसके बाद थोड़ा सा और भी चर्चा कर लें कि खेती के लिए उपयुक्त भूमि, जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि है उसको कहा जाता था क्षेत्र। क्या कहा जाता था, क्षेत्र। जो क्या कहता था, क्षेत्र। उसके बाद जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खिल कहा जाता था, खिल।
और जो पशु के लिए चारा के लिए पशु चारण के लिए जो भूमि योग होती थी उसको कहा जाता था गोचर भूमि, और अपराध भूमि होता था जो बिना जोता गया जंगली भूमि। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की? नालंदा की यात्रा की, इसमें देखिए फैनसंग हाँ आया था हर्षवर्धन के काल में, और इत्सिंग, और क्या था इत्सिंग, इत्सिंग भी आया था 670 ईस्वी में नालंदा आया था। यहाँ 200 गांवों का इस पर राजस्व प्राप्त होता था। इसमें जो है ह्वेनसंग और इत्सिंग, ये दोनों आंसर होगा, ये दोनों आंसर होगा। इत्सिंग के बारे में कहा जाता है कि हाँ हाँ 500 से अधिक यहाँ का जो पुस्तक थी रचनाएं थी वो लेके वो चाइना चाइना तिब्बत चला गया था। तो इसमें ह्वेनसंग भी आंसर होगा और इत्सिंग भी आंसर होगा, इसलिए क्या होगा इसका आंसर उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करिए, कहा गया तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन कराया था, ये भी क्वेश्चन रहता है। इसको कुमार गुप्त ने कराया था। किसने? कुमार गुप्त ने कराया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी? किसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी? इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने सिकंदर ए सानी, क्या? सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी को उपाधि धारण किया था। उसका एक मन था, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि इससे सिकंदर विश्व विजेता था। सिकंदर ने पूरा दुनिया को जीतने की कोशिश की थी और बहुत जगह उसने जीता भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी का भी मन था कि हम भी पूरा दुनिया को जीते। तो उसने लास्ट टाइम में जो हुआ कि वो प्लान अपना कैंसिल किया और उसके नाम से, सिकंदर का नाम से अपने उपाधि भी धारण किया था, सिकंदर सानी। ठीक है, वो भी सिकंदर की तरह अपना दम विजय पताका दूर दूर तक फैलाना चाहता था। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि विजयनगर शासक के किस वंश से था? ये था तुलु वंश से। कौन? तुलु वंश से जो है ना विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। इसमें इसी में जो इलाहाबाद में आके सालू वंश, संगम वंश और तुलु वंश, तीन को महत्वपूर्ण वंश इसमें आए, और इसमें से तुलु वंश का शासक था ये कौन? राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो था तुलु वंश का शासक था। और कृष्णदेव राय जो बहुत शक्तिशाली राजा हुए थे, जब बाबर आया था भारत में तो बाबर ने भी अपना बाबरनामा जो है उसमें कहा है कि दक्षिण भारत में सबसे प्रतापी राजा था। जब हम भारत आए तो पूरा भारत में सबसे प्रतापी राजा दक्षिण भारत को छोड़िए एक ही था, जो कौन था? कृष्णदेव राय। तो ये बाबर ने भी इसकी प्रशंसा की थी। चलिए अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा कादरी सिलसिले का संस्थापक था? देखिए सूफियों की बहुत सारी परंपराएं थी, जो इसमें कादरी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला, सूफी सिलसिला, और ये सब बहुत सारा थी सूफियों का संस्था। इसमें से जो है सूफी सिलसिले, कादरी सिलसिले का संस्थापक जो था शेख अब्दुल कादरी जिलानी। इसमें नाम में ही है कादरी और ये कादरी, इसका आंसर हो जाएगा एक। आप आसान से इसको गैस कर सकते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। ठीक है, ये कादरी सिलसिले का संस्थापक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, मुगल काल में टोडर मल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी? देखिए एक बात अकबर के काल में जो दहसाला प्रणाली, टोडर मल जान रहे हैं, ये भूमि विशेषज्ञ था, जमीन के बारे में जो है भूमि के बारे में ये इसके द्वारा बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई थी। अकबर हो गया, उसके बाद भी और अकबर से पहले भी ये बहुत दिनों तक ये रहे थे। तो इसने 1580 में, किसने? 1580 में इसने जो 1580 में एक दिया था, ये आईने दहसाला प्रणाली का शुरुआत किया था। दहसाला ऐसा क्या था? टोडरमल बंदोबस्त भी इसको कहा जाता था, मतलब इस भूमि से संबंधित दहसाला प्रणाली। अगर वो आपसे पूछेगा दहसाला प्रणाली किससे संबंधित है, तो भूमि से संबंधित है। किसने शुरू किया था? टोडरमल ने शुरू किया था। किसका शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में, उस टाइम 1580 में, 1580 अकबर का शासनकाल है। अब उसके बाद देखिएगा कि मध्यकालीन भारत में रहट किससे संबंधित था? देखिए रहट, आप लोग जब गांव में रहे होंगे तो आपको पता होगा, इसमें से होता था लाठा और कुंडी। तो उसमें रहट जो होता है, रहट जो होता है क्या होता है? सिंचाई का साधन है। और रहट से होता है कि बेल के माध्यम से या कभी कभी आदमी अपने खुद के द्वारा भी ये क्या होता है, पानी कुएं से बाहर निकालता था। ये क्या था? ये सिंचाई का साधन था। रहट क्या? सिंचाई का साधन है, इसको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं के पेशवा कौन था? तो पानीपत का जो तृतीय लड़ाई होती है उस टाइम का ये बात कहा जा रहा है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है 14 जनवरी 1761 में,
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और उस समय जो था जो पेशवा था बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव उस टाइम का पेशवा था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डलहौजी के समय में नहीं हुआ था? देखिए फिर यहाँ पूछा क्या, नहीं हुआ था। इस पर ध्यान दीजिए, इससे बहुत बार आदमी फंस जाते हैं। तो प्रथम तार लाइन कोलकाता से आगरा शुरू किया था, बिल्कुल सही है, कलकत्ता से आगरा शुरू किया गया था। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, इसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल की गई थी। और नई पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था, हाँ बिल्कुल पारित किया गया था। तो इसमें जो है कि तीनों चीज, ये तार लाइन, लोक निर्माण विभाग और पोस्ट ऑफिस, ये तीनों एक्ट डलहौजी के समय में किया गया था। तो इसमें बोल रहा है कि कौन नहीं किया गया था, तो सभी किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कई बार होता है कि आप आंसर जानते हैं और गलत टिक करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 16वां क्वेश्चन में देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की? देखिए ये जो है सिविल सेवा परीक्षा के बारे में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, फिरोज शाह मेहता, देखिए यहाँ फंसेगा कोई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मारता ही फंस जाएगा, लेकिन शायद सुरेंद्र बनर्जी नहीं होगा। इसका होता है सत्येंद्र नाथ बोस। कैसे? सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था 1863 में। 1863 में सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एग्जाम में होता है कि आप हार्ड क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका आसान क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, वो आपको बहुत दिक्कत करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? कौन अवध राज्य का संस्थापक कौन था? इसमें देखिए इसका आंसर सादत खान। कौन? सादत खान जो था अवध राज्य का संस्थापना किया था। जब मुगल साम्राज्य सत्ता जो कमजोर हुई ना, तो सभी जो क्षेत्रीय राज्य थे उससे टूट टूट कर अलग होने लगे। उसी क्रम में अवध को जो है अलग कर लिया था किसने? शहादत खान ने। शहादत खान है उसको जो है अवध को स्वतंत्र करा लिया था मुगल से, और उसके बाद राजधानी को फैजाबाद बनाया था। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार, मतलब पहली बार महिलाओं को जो है वोट डालने का अधिकार प्राप्त किया गया, दिया गया? तो इसमें जब इंडिया में सबसे पहले दिया गया कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सबसे पहले कुछ ही महिलाओं को दिया गया था, 10% आसपास, सभी महिलाओं को नहीं दिया गया था, लेकिन पहली बार शुरुआत किया गया 1919 में। और ढेर सारा कंट्री जो विकसित देश इसके बाद ही मताधिकार को देने की शुरू किया। तो महिलाओं को मताधिकार देना एक बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? तो देखिए इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, चर्चा कर देता हूँ कि दादा भाई नरोजी ने ये कहा था कि विदेशी पूंजी जो होता है ना भारतीय संसाधनों को लूटता है और शोषण करता है। ये बात कही गई थी। भारत से जो धन का निष्गमन, यहाँ से जो धन का निकास हो रहा था, यूरोप जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था, उस पर बोला गया था कि यहाँ भारत जो को है लूटा जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। उस पर जो है गवर्नर जनरल जो था उस तत्कालीन गवर्नर जनरल, ये लॉर्ड कर्जन को प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल भी कहा था, चूंकि ये हर बात का कुछ ना कुछ जवाब देते रहता था। तो इसने कहा था कि नहीं, भारत के विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? सरदार भाई वल्लभ पटेल की प्रमुख भूमिका थी। तो देखिए इसमें खेड़ा सत्याग्रह, हाँ इसमें भी थी सर, इसका भूमिका थी। नागपुर झंडा सत्याग्रह, इसमें भी भूमिका थी। वालसाड़ सत्याग्रह, इसमें भूमिका थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान, बारदोली सत्याग्रह 1928 में उन्होंने उन्होंने उसमें क्या दिया गया था? सरदार की उपाधि दिया गया था। ये भी आपको याद रखना, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। इसका आंसर ये तीनों हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नास्तिक क्यों, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसने कहा लिखा था? ये किसने लिखा था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भगत सिंह जब जेल में थे, जब असेंबली में बम फेंका गया था, उसके बाद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को जेल में भेजा गया, जेल में भरा गया था। तो उस टाइम में जो इसने लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये पुस्तक लिखा था। हु एम आई अथेस्ट, ये पुस्तक लिखा था। तो ये भगत सिंह से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी?
हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? देखिए इसका आंसर होगा 7 नवंबर 1933 से। देखिए 1932 में पूना पैक्ट होता है, 1932 में पूना पैक्ट होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, जहां बात की जाती है कि हरिजन को आरक्षण दिया जाएगा और उसको सांप्रदायिक निर्वाचन, जो अम्बेडकर जो मांग कर रहे थे कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था किया जाए, उसकी मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद तो गांधी जी ने कहा था कि हम हरिजनों के उद्धार के लिए कार्यक्रम चलाएंगे, आप जो है अभी फिलहाल इस पर आरक्षित सीट पर मान जाइए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 7 नवंबर 1933 से गांधी जी ने वर्धा से जो अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की और जो 29 जुलाई 1934 तक चला था, 9 महीना तक उसने पूरा देश का दौरा किया था, 20,000 किलोमीटर तक यात्रा भी की थी। और इसके बाद एक क्वेश्चन और भी याद दीजिए, जो हरिजन, हरिजन नाम जो है ये गांधी जी ने दिया था किसको? अनुसूचित जाति, जो अभी अनुसूचित जाति कहते हैं, हरिजन शब्द जो है गांधी जी का ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लाउड आयोग, कौन? फ्लाउड आयोग। तो फ्लाउड आयोग जो है का संबंध किस में से किससे था? तो फ्लाउड आयोग का संबंध है भू राजस्व से। किससे? भू राजस्व से। भू राजस्व बंगाल में जो भू राजस्व जिसे फ्लाउड आयोग के नाम से जाना जाता था, इसमें जो है ना 1946 के उत्तरार्ध में बंगाल में जो तेभागा आंदोलन हुआ था। क्या? तेभागा आंदोलन, जो तिभागा चाय जो बंगाल में हुआ था 1946 के आसपास में, तो वो उसमें जो है ये फ्लाउड आयोग का गठन किया गया था। ये फ्लाउड आयोग भू राजस्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि हम कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? क्या संविधान तैयार किया गया था? तो देखिए कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन हुआ था 1908 में मद्रास में। कहा? 1908 में मद्रास में। तो इसी अधिवेशन में जो है क्या गया था, कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। और इसका अध्यक्षता जो थे कौन किया था? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं किया, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, ये तीन वो जो है वह दोनों जो है अलग अलग नाम है, अलग अलग व्यक्ति है। रास बिहारी बोस गरम दल से है और रास बिहारी घोष जो है वो नरम दल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? लैंड होल्डर सोसाइटी जो है यहाँ जो है स्वतंत्रता पूर्व जो है 1857 से भी पूर्व सब सोसाइटी जो है कुछ इंपॉर्टेंट आता है इसमें से पूना सार्वजनिक सभा हो गया, बॉम्बे एसोसिएशन हो गया, ये सब तो कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी भी है जो सबसे पहला जो है ये पहला ये एक तरफ से क्या संगठित संगठन था। यह इसकी स्थापना जो कही है 1838 में की गई। कब? 1838 में। लैंड होल्डर सोसाइटी गठन कब किया गया था? 1838 में किया गया था। और इसका स्थापना किया किसके द्वारा गया था? द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। द्वारिकानाथ टैगोर कलकत्ता 1838, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा? नहीं है। कीवर्ड पर ध्यान देना है, नहीं है। देखो दलित का प्रतिनिधि भीमराव अम्बेडकर, ये बिल्कुल सही है। ये क्या? ये बिल्कुल सही है। उसके बाद व्यापारी का हरि होमी मोदी, ये भी सही है। व्यापारियों का जो है ये प्रतिनिधि कर रहा था होमी मोदी, ये भी सही है। ठीक है। और उसके बाद सिख का जो है ये सरदार संपूर्ण सिंह, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सही नहीं है बोल रहा है, सुमेलित नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबका सब क्या है? सुमेलित है। सबका सब क्या है? सुमेलित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके चलिए अब आप बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अहमदिया आंदोलन, देखिए अहमदिया आंदोलन के संस्थापक जो है कौन थे? ये मिर्जा गुलाम अहमद, इसका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद जो था अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ईसाई मिशनरियों का जो प्रभाव बढ़ रहा था भारत में, इससे इस्लाम को बचाने के लिए और पुनर्जागने को लाने के लिए अहमदिया आंदोलन का स्थापना किया गया था। अहमदिया आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ओके अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया? देखिए अनुवाद तो सबका हुआ, भगवत गीता का भी हुआ, पंचतंत्र का भी हुआ, बट सर विलियम जोन्स ने किसका अनुवाद किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का किसने कहा था? विलियम जोन्स ने किया था। कब? ये किया गया था 1789 में, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर में। देखिए रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां को किस षड्यंत्र के तहत फांसी दी गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था कि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह,
राजेंद्र लाहिड़ी, सबको जो फांसी दिया गया था एक काकोरी षड्यंत्र। काकोरी षड्यंत्र क्या हुआ था आप लोगों को पता होगा। काकोरी षड्यंत्र 1900 अगस्त 1925 में जो था लखनऊ के पास से जो काकोरी गांव में को चलता ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया गया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल राजपाल खां सहित 4 लोगों को फांसी दिया गया था। इसमें क्या था कि लखनऊ से आने वाले डाउन एक्सप्रेस को क्या कर रहा था, इसको लूट के सामान को लूट के अपना ये सब क्रांतिकारी सब अपना जो है ना बजट बढ़ाना चाह रहे थे, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को और जारी रखा जा सके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया? ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। तो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम का सबसे पहले प्रयोग और सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था कब? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? ये 1905 बंगाल विभाजन के विरुद्ध। कब? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसमें जो है खादी को अपनाने के बारे में बात की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के बाद बात की, रक्षाबंधन त्यौहार मनाया गया था और ढेर सारी गतिविधियां हो गई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल से ये स्टार्ट हुआ था। ओके, और उसके बाद किस यूरोपीय कंपनी का भारत में सबसे आगमन सबसे अंत में हुआ? सबसे अंत में हुआ। तो देखिए, सबसे अंत में जो भारत में आने वाली कंपनियों का जो क्रम है, सबसे पहले आया पुर्तगाली। पुर्तगाली 1498 आया। उसके बाद आया डच 99 में, 1599 में। उसके बाद अंग्रेज आया 1600 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 1599 16 में वो भी आ गया था। और उसके बाद आता क्या? डेनिश। उसके बाद डेनिश आता है, उसके बाद फ्रांसिस आता है, उसके बाद स्वीडिश आता है। इसमें सबसे लास्ट में आने वाला कंपनी कौन था? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे लास्ट में लगभग 1761 के आसपास आया था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बता किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया? किसने जजिया कर को समाप्त कर दिया? ठीक है, जजिया कर मुगल काल में एक बहुत फेमस रहा। कोई इसको लगाता था, फिर दूसरा हटाता था, जैसे अकबर फिर हटा दिया था, फिर बाद में औरंगजेब लगा दिया। इसमें जो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, तो उसमें बहादुर शाह प्रथम, कौन? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो था, बहादुर शाह प्रथम, ये 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया था। इसने जजिया कर क्या किया था? समाप्त कर दिया था। और इसने बहादुर शाह ने क्या किया था? साहू को, जो मुगल के कैद से, इसको भी क्या किया था? आजाद कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह के साथ इसने क्या संधि कर दिया था। तो बहादुर शाह प्रथम ये शांति प्रिय शासक। ओके, तो जजिया कर इसने समाप्त कर लिया औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को। तो बहादुर शाह प्रथम 1700 औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में, तो 1707 से 1712 तक था शासक कौन? ठीक, बहादुर शाह प्रथम। ओके, अब उसके बाद तो बोलते कि नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ? नील किसान विद्रोह, देखिए नील किसान विद्रोह कब हुआ? 1859-60 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। ओके, देखिए इसको कंफ्यूज करना करना, और अगर बिहार से अगर पूछा जाएगा तो कि बिहार में वो नील किसान विद्रोह की तरह क्या होता है? नील किसानों के अत्याचार को रोकने के लिए क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1917 में, वो भी आपको याद रखना है। और ये जो था नील किसान जो बंगाल में हुआ था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये 1859-60। ठीक है, और उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का आरंभ किस स्थान पर हुआ था? तो शाही नौसेना 18 फरवरी 1946 को ये विद्रोह हुआ था शुरुआत दोस्तों बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से। बम्बई से स्टार्ट किया गया था। और जो अपना क्या था? नौसैनिक पोत जो था, जलपोत, जिसका नाम था HMIS तलवार। यहाँ क्या किया गया? सबसे पहले क्या किया गया था? नौसैनिकों ने विद्रोह किया था। इसका कारण क्या था? कि खाना खराब दे रहा था, वेतन कम दे रहा था, नस्ली अपमान था कि अंग्रेज सबको ज़्यादा वेतन देता, भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था, भेदभाव किया जाता था। इस वजह से इसमें आरंभ किया गया था विद्रोह। उसके बाद 35 नंबर में देखते हैं कि इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा? इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखा? आप इसमें ऑप्शन से जो है कि आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका आंसर जो होगा विलियम हंटर। क्या? विलियम हंटर। इसमें इसके कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि विलियम हंटर ऑप्शन में हमारा है नहीं। ओके, तो इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार। देखिए पॉलिटी में प्रवेश करके 35 को आपका मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट कर सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इससे पूछा गया क्वेश्चन था। और इसका सेगमेंट हर साल कुछ तो कुछ ज़्यादा ही रहता है।
तो 36 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे सर ये होता क्या है कि हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। बिल्कुल सही। ये क्या, ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह। देखिए ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन यहाँ क्या, सरकार के प्रति जवाबदेह, ये नहीं होता। सरकार के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, वो स्वतंत्र होता है। कौन, स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है। तो यार ये इससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर केवल एक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, केवल एक इसका आंसर होगा। इसमें का आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। इसका आंसर केवल एक होगा। ओके, अब बढ़ते हैं पॉलिटी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में 37 नंबर में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कर, जो सही नहीं है उस पर विचार करना है, उस पर विचार करना है कि मिजोरम और नागालैंड की लोकसभा सीटें समान है। मिजोरम और लोकसभा सीटें समान है, हाँ ये सही है। क्या कैंसर क्या है, दिल्ली मिजोरम और लोकसभा सीटें क्या है, दोनों में समान है, दोनों में एक जैसा सीट है, एक इस बराबर संख्या में सीट है। ठीक है, ये सही है। केंद्र शासित प्रदेश में और लोकसभा सीटें, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटें समान है। ये आपको देखने से ही लगेगा कि आंसर नहीं है। ठीक है, देखिए दिल्ली लोकसभा है, वो दिल्ली में जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ 7 सीट है। जबकि आप देखिएगा तो लक्षद्वीप पुडुचेरी में क्या लोकसभा का एक एक सीट है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सही नहीं है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटें समान नहीं, यही इसका असत्य प्रश्न। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 38 क्वेश्चन के, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया। देखिए मूल कर्तव्य आपने पढ़ा होगा। मूल कर्तव्य संविधान का अनुच्छेद 51 क में है, भाग 4 क में 51 क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसमें देखो तीसरा जो कर्तव्य होता है ना, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हुआ कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ये तीसरे नंबर में आता है। किसरे नंबर में आता है, तीसरे नंबर में आता है। मूल कर्तव्य कराया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 39 नंबर देखते हैं कि देखिए कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु तो न्यायालय कौन सा रीट जारी करेगा। देखिए रीट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, रीट क्यों जारी किया जाता है दोस्तों, प्लीज जान लीजिए। अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है, अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वो जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी दिया गया है पावर अनुच्छेद 226 के तहत। उसके द्वारा की 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। इसमें जो है ना किसी व्यक्ति को क्या प्रस्तुत करने के लिए, किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए बोलेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये तो हमारे ऑप्शन में है नहीं। इसका आंसर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिकार परीक्षा तो अलग है कि आपको पूछेगा कि आप किस अधिकार से आप इसको गिरफ्तार किए हैं, या परमादेश तो आदेश होता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बंदी प्रत्यक्ष सामने प्रस्तुत करना, सो मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो आपका ऑप्शन में है नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें है क्या कि मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी दलित को मंदिर में प्रवेश करने, पढ़ने व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। देखिए अनुच्छेद 17 में जो है सबसे पहले एक अस्पृश्यता का अंत किया गया और ये अधिकार दिया गया किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो है मंदिर में, दलितों को पढ़ने प्रवेश करने ये दिया गया। तो इसका ये क्या कथन सही है। दूसरी बात बोलते हैं कि समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित को अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये भी कथन क्या सही है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसके आगे का और सब आर्टिकल में ये सब कहे गया कि ये अगर आपका सिद्धांत का, समानता के सिद्धांत का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। इसमें दोनों कथन क्या सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 41 नंबर में कि भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो देखिए सीधा जनता द्वारा, सीधा जनता द्वारा तो नहीं होता सर जी। राज्यसभा के लोकसभा, राज्य के लोकसभा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्य के लोकसभा के सदस्य तो क्यों राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हाँ बिल्कुल, राज्य का जो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य जो रहता है वो किसका चयन करता है, राज्यसभा सदस्यों का।
ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों में कौन भाग लेता है? जितना भी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चलिए ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे चलते हैं। 42 नंबर में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची भाषा के संबंधित नहीं है? देखिए, संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं पूछा गया। देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तो ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था, ये भी सही है। 26वां संविधान संशोधन नहीं होगा, 26वां संविधान संशोधन इससे संबंधित नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये संबंधित है, ये भी संबंधित है, तो यहाँ पूछा है कौन नहीं है, कौन नहीं है? तो 26वां संविधान संशोधन सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा रियासतों के शासकों के प्रीवी पर्स को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। इसमें क्या प्रीवी पर्स को, किसको? प्रीवी पर्स को खत्म किया गया था इससे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 43 में क्या कहा गया कि सर्वप्रथम निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था। देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले संविधान सभा चुनी दी गई कि आप लोग संविधान बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो इस पर जो है ना सबसे पहले 1942 में जो आया था क्रिप्स मिशन। कौन? क्रिप्स मिशन। इसने संविधान सभा को संविधान के निर्माण का प्रस्ताव दिया था, संविधान के निर्माण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन क्रिप्स मिशन के कुछ और अलग अलग प्रस्ताव थे, दूसरे प्रस्ताव थे, उसके कारण इसकी सहमति नहीं बन पाई थी और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। लेकिन संविधान को बनाने का निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले क्रिप्स मिशन के द्वारा ही दिया जाएगा, ये नहीं सोचेगा कैबिनेट मिशन। इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44। निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछता है बीपीएससी कई बार इस तरह का क्वेश्चन। तो एक चीज ध्यान रखें, बीबी गिरी, बीबी गिरी जो है राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। आर वेंकट रमन, क्या? आर वेंकट रमन, ये भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति ये भी थे, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा और ये भी थे। देखिए इसमें से कुछ देख लीजिएगा कि भारत में कुछ ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो उसके राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। इसमें सभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बी.डी. जत्ती, आर के वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण, ये सब है। उसमें से ये तीनों आते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ। चलिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया? देखिए क्वेश्चन इस पर ध्यान दीजिए, सुमेलित नहीं। देखिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, भारत संघ जो मेनका गांधी बना भारत संघ विदेशी भ्रमण, ये जो है बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए ये जो मेनका गांधी का केस हुआ था, पासपोर्ट वाला केस, पासपोर्ट वाला केस में ये बोला गया था कि मेनका गांधी को विदेश जाने पर रोक लगा दिया था, तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत ये गई थी सुप्रीम कोर्ट, और ये इसका आंसर ये आपका सही है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार, हाँ बिल्कुल सही है। पुट्टा स्वामी केस में जो है ये कहा गया था निजता का अधिकार बात, ये तो कहा गया था, ये तो बिल्कुल सही है। और इंदिरा गांधी सहानी बनाम पिछड़ा वर्ग आरक्षण, हाँ इंदिरा गांधी क्या इंदिरा सहानी बनाम भारत संघ मामले में ये आरक्षण से संबंधित है, बिल्कुल सही। इसमें जो कोटा निर्धारित किया गया था कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, तो ये जो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी का सब जो है क्या? सुमेलित है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि हम निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, देखिए ज्योग्राफी में एंटर कर रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? क्या बोला गया? नहीं है। देखिए उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दो चीज याद रखना है घास के मैदान में। जैसे कि सवाना, सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। ब्राजील में ये पाया जाता है मैदान, उसको बोलता है कंपोस्ट, ये भी उष्णकटिबंधीय मैदान है, ठीक है। ये भी उष्णकटिबंधीय मैदान है, कंपोस्ट भी है। ओके, उसके बाद लानोस, लानोस वेनेजुएला में पाया था, कहाँ? वेनेजुएला में। तो लानोस भी क्या है? उष्णकटिबंधीय मैदान है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों का तीनों क्या है? ये तीनों का तीनों क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में।
तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जैसे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पाया जाता है कि पैम्पॉस, जिसको बोलते हैं पंपास। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स का पाया जाता है, और मध्य एशिया में स्टेपी पाया जाता है। स्टेपी जैसे यूक्रेन में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया शीतोष्ण घास कटिबंधीय मैदान, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। उसके बाद 27 नंबर में है कि लवणता डैश ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। तो लवणता को नापा जाता है सर जी 1 लीटर जल में, जिसमें क्या होता है 1000 ग्राम। क्या होगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में जल में जितना नमक रहेगा उसको उसको बुलाते हैं लवणता। जैसे कि समुद्र में होता है 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम होता है नमक, 35 ग्राम क्या होता है लवण मौजूद होता है, तो उसको लवणता बोले। ठीक है, उसके बाद मतलब पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा जल प्रमुख क्षेत्र कौन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया यूपीएससी बीपीएससी सब जगह। ये पिछला साल यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप का। तो देखिए कि पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा, तो सबसे ज्यादा कौन है महासागर में 97.3% है, सबसे ज्यादा कौन है महासागर में। महासागर के बाद अगर दूसरा कहीं है तो कहाँ है बर्फ क्षेत्र, बर्फ क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम लोग हिम ग्लेशियर बोलते हैं, कहाँ ग्लेशियर में। यहाँ है 2%, लगभग 2% के आसपास है। यहाँ कहाँ ग्लेशियर में, जिसको बोलते हैं बर्फ क्षेत्र, जैसे अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, पहाड़ों पर जमा बर्फ हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, और उसके बाद है क्या भूमिगत जल जो है यहाँ बहुत कम रहता है 0.68%। और नदियों में तो बहुत कम है दोस्त, जहाँ 0.0001%, मतलब 3 जीरो के बाद 1% सबसे कम होता है नदियों में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है। कि सूर्य है, पृथ्वी है, बीच में कौन आ गया चंद्रमा, क्या लगेगा अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो लगता है सूर्य ग्रहण। क्या लगता है सूर्य ग्रहण। और उसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी घूमते घूमते आ गया, पृथ्वी अगर यहाँ आ गया तो लगता है चंद्र ग्रहण। एक ये हो गया। उसके बाद जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के नजदीक आ रहा है, तो क्या करेगा बृहद ज्वार आएगा। क्या ज्वार, समुद्र में जो ज्वार भाटा जो है ये बड़ा ज्वार है, बृहद ज्वार इसको बोलते हैं। बृहद ज्वार आएगा, पानी बहुत ऊंचा तक उछलेगा। इसका आंसर क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर क्या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को इसका सही होगा। ओके, उसके बाद देखिए ज्योग्राफी का अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन कारक उत्तरदायी है। देखिए जनसंख्या में अगर परिवर्तन होगा तो क्या क्या उसमें कौन का जन्म होगा, मृत्यु होगा, प्रवास होगा। हाँ ये तो है, जन्म मृत्यु होगा, प्रवास होगा। जन्म मृत्यु विवाह, जन्म मृत्यु जीवन प्रत्याशा। देखिए जीवन प्रत्याशा में तो निश्चित रहेगा। यहाँ क्या बोला परिवर्तन होगा, परिवर्तन के लिए जन्म होगा, मृत्यु होगा, और आदमी एक जगह से दूसरी जगह आएगा जाएगा, तो क्या होगा जनसंख्या में बदलाव होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित जैसे कि हम देखें काराकुम, काराकुम यहाँ देख दिया सोमालिया, नहीं काराकुम जो है सोमालिया में नहीं है, यह तुर्कमेनिस्तान में। आटाकामा, आटाकामा तो उज्बेकिस्तान में नहीं है, यह है चिली में, उत्तरी चिली में। तो सोमालिया, पेंटागोनिया अर्जेंटीना, हाँ पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ का है अर्जेंटीना में है। तो अर्जेंटीना में है पेंटागोनिया, तो ये आपका आंसर सही होगा। आटाकामा कहाँ है चिली में है, कहाँ चिली में। और काराकुम कहाँ है, ये सोमालिया में नहीं होगा, कहाँ है ये तुर्कमेनिस्तान में। इसलिए है क्या ये आंसर हो जाएगा पेंटागोनिया अर्जेंटीना, ये सही सुमेलित है। ठीक है, और कुछ अगर मरुस्थल की बात आई है तो एक दो मरुस्थल और भी देख लेते हैं। सब लोग थार मरुस्थल कहाँ है भारत और पाकिस्तान में। ये ना सिर्फ भारत बोलिएगा, भारत में भी और पाकिस्तान में। जैसे पिछला बार बीपीएससी में 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हैदराबाद कहाँ है, तो हैदराबाद भारत में तो हैदराबाद है, ये पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, तो दो हैदराबाद है। दूसरा सिंपल क्वेश्चन में धोखा नहीं खाना है। उसके बाद गोबी मरुस्थल बोलेगा तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है, कहाँ मंगोलिया और चीन में। और टकला मकान अगर बोलेगा तो वो चीन में है मरुस्थल। ये सब थोड़ा याद रखें। उसके बाद है ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है टाइम से रिलेटेड, इसको देखते हैं। मतलब 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है, उसी समय पूर्वी 45 डिग्री पूर्वी देशांतर कितना बजे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक है पश्चिमी देशांतर, एक है पूर्वी देशांतर। पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर, तो पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर की तरफ जाएंगे तो टाइम को क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 45 और 15 क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। और आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, कितना 4 मिनट का अंतर होता है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हो गया। उसके बाद आपके पास 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री में कितना का अंतर हो जाएगा, तो 60 गुना कीजिएगा 4,
तो आपका हो जाएगा 240। 240 मिनट हो गया, मतलब 6 चौक 24, 4 घंटा हो गया। तो आप इसमें जो है दो में से चार को जोड़ दीजिए, दो चार को क्या 6, दो में चार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 बजे, उसमें शाम का 6 बजे का टाइम। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे हम कर्सर से लिखें ताकि आपको कुछ बता भी सकें लिख के। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य क्या बोल रहा है कि लेब्राडोर जलधारा अवस्थित। देखिए लेब्राडोर के ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य जो जलधारा है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो देखिए लेब्राडोर सागर जो है आपको ग्रीनलैंड के पास मिलेगा, उत्तर अमेरिका में, वहाँ कनाडा के पास। तो वहाँ से ठंडा जलधारा निकलता है, क्या ठंडा जलधारा ये, और ग्रीनलैंड का जलधारा के दोनों के बीच में यह लेब्राडोर जलधारा। तो ये ठंडी जलधारा है, ये कहाँ अवस्थित है, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब 54 नंबर में आते हैं कि वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस पर आकर जल जाते हैं। देखिए जब देखिए वायुमंडल का जो मध्य मंडल होता है, कौन सा मध्य मंडल, ये मध्य मंडल जो तीसरा पद होता है, इसमें ये लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मध्य में स्थित होता है, 50 से 80 किलोमीटर। तो यहाँ अगर आता है ना, तो यहाँ एयर क्या हवा, हवा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हवा में घर्षण के कारण क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, जल जाता है। मध्य मंडल में क्या हो जाता है, वो जल जाता है। तो 54 नंबर हवा अपना हो गया मध्य मंडल में। उसके बाद ये देखिए कोरल सागर, क्या कोरल सागर कहाँ अवस्थित है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो कोरल सागर कहाँ पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का द्वीप को आप देखिएगा मैप में, तो उसके उत्तर पूर्व में आपको दिखेगा छिछला सागर है, मतलब कि कोरल सागर। वहाँ कोरल जो होता है ना, समुद्र के अंदर जो सीप रहता है, कोरल सब बनता है। तो वो जो है जहाँ कोरल मतलब प्रवाल भित्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रवाल भित्ति, इसको ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है। तो कोरल सागर में है, कोरल सागर जो है उत्तर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, जहाँ ग्रेट बैरियर रीफ भी पाया जाता है, जो सबसे बड़ा क्या मूंगे की जान उसको बोलते हैं, कोरल प्रवाल भित्ति है या प्रवाल द्वीप है। तो इसका आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कोरल सागर। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2021-22 में बिहार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमत पर, क्या स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितना रहा, स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितना रहा, आपने बजट पढ़ा होगा। तो इसमें कितना रहा 11%, कितना रहा 11%, स्थिर कीमत कितना रहा 11%। और जबकि वर्तमान कीमत पर इसका प्रतिशत 15% था, लेकिन स्थिर कीमत पर 11% था। क्या GSDP वृद्धि दर। ओके, याद रखिएगा, इससे 3-4 क्वेश्चन आपका मिलेगा ही मिलेगा बजट इकोनॉमिक सर्वे से, चाहे नेशनल बजट हो या फिर बिहार का बजट, ये दोनों पर आपसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसी से आए। उसके बाद कहते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर क्या है। देखिए ये भी बीपीएससी में पूछा गया था, लगातार 2 साल में लगभग पूछा गया है शहरीकरण वाला। तो ये देखिएगा, तो बिहार में जो पिछला बार जो बीपीएससी में हमने दिया था उसमें जो तो 15.3% था पहले, लेकिन अब ये बढ़ के कितना हो गया 16.21% हो गया, 16.21% हो गया शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब है कि अगर 100% पूरा लैंड है बिहार में, तो उसमें 16% पर अभी शहर है, टाउन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 58 नंबर कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुपात है। बोले राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है बिहार का, तो ये है सर जी 2.98%। राजकोषीय घाटा मतलब समझते हैं कि राजकोषीय घाटा इतना होता है जो जितना का आपको बाहर से लोन या कर्ज लेना पड़ता है, वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो बिहार का ये जो है ये 2.98% है। ठीक है, और पिछला वर्ष ये था 3.47%। ये जीएसडीपी का 3.47 दिया था, पिछला वर्ष था, लेकिन इस वर्ष है 2.9%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार बजट 2022-23-24 में के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है। देखिए बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है, ये 15.24%, ये 15.24% यह रहने का अनुमान किया गया 2023-24 के बजट में। बिहार का विकास जो लगभग देश में सबसे अधिक विकास दर वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, इसे सप्तऋषि नाम दिया गया, इसमें शामिल है। देखिए एक चीज याद रखिए कि बिहार इस बार जो बजट पारित किया गया था
अमृत काल का प्रथम बजट, अमृत काल, अमृत महोत्सव जो मनाया गया था, इसमें जो है ना 7 प्राथमिकता दी गई थी। इसमें से देखिए हम 7 प्राथमिकता का हम एक बार आपसे बोल देते हैं, उसमें आप खुद निकाल सकते हैं इसमें कौन नहीं। तो समावेशी विकास था पहला प्राथमिकता। दूसरा था अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तीसरा था अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना। चौथा था हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। तो सक्षमता को वापस सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, ये तीनों तो है, तीनों शामिल है, मतलब कौन शामिल नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीन में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों का तीनों शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष में कितने राशि की थी? देखिए दिसंबर 2022 के अंत तक में, देखिए एक टाइम ऐसा आया था कि भारत का विदेशी मुद्रा जो फॉरेन जो होता ना, फॉरेन एक्सचेंज, तो ये जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 600 से ऊपर हो गया था, 635 बिलियन डॉलर के ऊपर। लेकिन अभी जो है घट के हो गया 562 बिलियन डॉलर। क्योंकि ये जो है अर्थव्यवस्था जो अभी जो है हमारा कुछ कर्ज भी, लोन भी चुकाना होता है, और उसके बाद अभी हमारा इम्पोर्ट जो है बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट थोड़ा घटा है, इस वजह से 562 बिलियन डॉलर का इसका क्या है, 562 बिलियन डॉलर ये हो गया था। ओके, अब उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने का घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की थी। देखिए करंट अफेयर से जुड़ा मुद्दा है, या आपने सुना भी होगा कि पहले 1 वर्ष के लिए बढ़ाया, फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया, तो इस तरह करके फिर दोबारा जो है दिसंबर 2022 में 1 साल के लिए और बढ़ा दिया कि अब जो मिलता है ना, यहाँ हम लोग जिसको बोलते हैं कि जन वितरण प्रणाली के दुकान में, पीडीएस में, इसको जो है 81 करोड़ लगभग जनता को ये निःशुल्क अनाज जो है ये मिलेगा बहुत। अब 1 साल के लिए और इसको बढ़ा दिया गया है। ओके, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, भंडारी समिति, मतलब कि भंडारी समिति का जो है संबंध किससे संबंधित है? तो देखिए भंडारी समिति का जो संबंध है इसमें, इसमें जो प्रत्यक्ष कराधान, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। 63 क्वेश्चन ये कृषि ऋण, कृषि ऋण से भी इसका जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अप्रत्यक्ष कराधान, इससे भी नहीं है। भंडारी समिति का जो है इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भंडारी समिति का स्थापना 1994-95 में किया गया था। क्या? ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन के लिए। क्या? ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन के लिए किया था, इसे याद रख लीजिएगा। भंडारी समिति कहाँ से? ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन के लिए जुड़ा हुआ था, इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 64 में। तो 64 में हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? देखिए ये ध्यान रखिएगा, अनवरत योजना एक बार ध्यान रखिएगा। 1900 ये टाइम था 1978 से 80 के बीच में, जब 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। क्या? जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसने पंचवर्षीय योजना को पोस्टपोन कर दिया था, रोक दिया था, और 3 वर्ष के लिए क्या लाया था? अनवरत योजना लाया था, जिसका जो प्रतिपादन किया था गुन्नार मॉडल मॉडल क्या गुन्नार मॉडल होता है। जैसे हैरल्ड डोमर मॉडल तो नहीं था, ये तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू में था, ये पीसी मान लो भी सेवी नहीं था, गाडगिल नहीं था, इसका भी आंसर में से कोई नहीं होगा। ये किया गया था गुन्नार मॉडल के द्वारा, किया गया था ये किया 1978 से 1980 के बीच में। ठीक है, इसका जो अपना उसने जो अपना पुस्तक भी लिखा था एशिया ड्रामा में, क्या इस पर लागू किया जनता से, जनता पार्टी ने इसका तत्कालीन जनता पार्टी सरकार ने कुछ जाता है इसका, ये अनवरत योजना शुरू करने का श्रेय। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1938 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन थे? देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति पर बहुत बहस हुई थी। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों जो थे उसका क्या थे, बहुत समर्थक थे, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत में गांधी जी का कहना था कि घरेलू उद्योग धंधों को इसको दिया जाए, कुटीर उद्योग का विकास हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि औद्योगिकरण हो। तो इसमें जो समिति बना था राष्ट्रीय नियोजन समिति, ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने इसका, लेकिन अध्यक्ष थे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू, 1938 में। ओके, सो उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों के साथ नियोजित विकास पर ध्यान देना था। अब 66 में आते हैं कि आप साइंस में घुस सकते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देखिए
चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना होगा। डार्विन ने अपना पुस्तक लिखा था तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो डार्विन बोलेगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका लेगा, तो ये डार्विन का। डार्विन नहीं दिया था किसका, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था किसने, डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन ने। डार्विन ने कहा था कि जीवों के विकास की प्रक्रिया में कुछ आनुवांशिक परिवर्तन होते रहता है, आनुवांशिक परिवर्तन होते रहता है, उनको उपयोगी लक्षण और उपयोगी परिवर्तन अगली पीढ़ी में स्थान, लेकिन जो जरूरी है, जो जरूरी है वही अगली पीढ़ी में जाता है, जो जरूरी नहीं होता वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। जिस तरह कहा जाता है ना कि मनुष्य का जो बंदर का पूछ, मनुष्य का जो पूछ जो है खत्म हो गया धीरे धीरे, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं था। ये मजाक में कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता कि विनाइट्रीकरण, क्या विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु, जो विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोबैसिलस या थायोबैसिलस। तो देखिए इसमें जो है मिट्टी में दो मौजूद होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। इसमें जो है ना अमोनिया यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है, इसी क्रिया को विनाइट्रीकरण कहते हैं। तो मिट्टी में मौजूद होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट, उसको अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं विनाइट्रीकरण। इसमें जो है साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, ये स्वपोषी है, ये इसका आंसर होगा नहीं। इसमें कहते हैं माइक्रोबैसिलस और थायोबैसिलस, ये दोनों आपका आंसर होगा, माइक्रोबैसिलस और थायोबैसिलस। इसका आंसर क्या होगा, उपयोग में से एक से अधिक साइनोबैक्टीरिया नहीं होगा। ओके, साइनोबैक्टीरिया नहीं होगा, इसका आंसर होगा उपयोग में से एक से अधिक। ओके, ये भी हो जाएगा। अब उसके बाद 68 नंबर में आते हैं। तो घोंघा, सी, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्नलिखित में से किस संघ के जीव। देखिए अपना 9th-10th पढ़ा होगा, तो 10th में वो बहुत ही बड़ा टॉपिक था, बहुत अच्छा, उसमें सारा जीवधारी के वर्गीकरण के बारे में बताया गया था। तो घोंघा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस जो है ना, जिसके ऊपर में लगभग सील्ड बना रहता है, तो वो ज़्यादातर आता है मोलस्का वर्ग, किस वर्ग, मोलस्का वर्ग में आता है। ये इसमें जो शरीर क्या होता है, जीव का शरीर अंदर से क्या होता है, कोमल होता है, और किसी जीव के शरीर के ऊपर में अंदर कवच होता है ना, कवच बना रहता है, कवच के अंदर इसका बॉडी रहता है। और इसमें जो होता है ना, इसका पेशी पाद होता है, मतलब पेड़ जो होता है ना पेशी की तरह होता है, सब खुला परिसीन तंत्र इसमें पाया जाता है। ये मोलस्का का विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, पादप कोशिकाओं को वर्णक की उत्पत्ति, वर्णक कहाँ रहता है, मतलब जो है ना उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वर्णक, वर्णक मतलब कलर, ये रहता क्या है, तो ये रहता है लवक में, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। इसका आंसर होगा हरित लवक, इससे बोलता ना हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसका लवक इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, कोशिकाओं को क्या रंग प्रदान करता है, और लवक में जो भोजन के निर्माण के लिए संग्रहण का, भोजन का निर्माण और उसको स्टोर करने का भी काम करता है। और चलिए, और माइटोकॉन्ड्रिया से याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका को ऊर्जा घर कहा जाता है, कि पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद जो है कि लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है ना पादप कोशिका में जो है ना, पादप कोशिका जो है प्लांट सेल, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये थोड़ा याद रखने लायक चीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, 70। इसमें मतलब उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता, उभयलिंग मतलब इसमें स्त्रीलिंग, मतलब कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों रहता है, उसको बोलते हैं उभयलिंगी। इसमें केवल पुंकेसर नहीं होगा, केवल अंडप नहीं होगा, इसमें क्या अंडप और पुंकेसर दोनों उपस्थित रहता है, उसको बोलते हैं उभयलिंगी। इसमें अंडप रहता है और पुंकेसर, कुछ कुछ फूल होता है जिसमें अंडप और पुंकेसर दोनों रहता है, उसको बोला जाता है उभयलिंगी। ठीक है, बायोसेक्स। चलिए अब आते हैं 71। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखिए इसमें क्या है, बोलते हैं कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, ये सही है, ये क्या सही है। बोलता है कि डाइसैकेराइड का, बोलता है कि डाइसैकेराइड का जल अपघटन संभव है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पॉलीसैकेराइड जल में अघुलनशील है, हाँ ये जल में पॉलीसैकेराइड नहीं घुलता है, क्या नहीं घुलता, नहीं घुलता है। अब मोनोसैकेराइड का जल अपघटन किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ये क्या बिल्कुल गलत है, मोनोसैकेराइड का जल में नहीं घुलता है। मोनोसैकेराइड जिसमें एक रहता है ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड घुल जाएगा, पॉलीसैकेराइड घुल जाएगा, पॉलीसैकेराइड भी नहीं घुलेगा, लेकिन कि मोनोसैकेराइड नहीं घुलेगा, सिर्फ डाइसैकेराइड जल में घुलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3 सही। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मतलब निम्न में से किस खनिज के ऊपर अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है। अंगघात मतलब सोचते हैं पैरालाइसिस, पैरालाइसिस जो होता है, पैरालाइसिस जो है क्या, ये बढ़ जाता है। तो पैरालाइसिस बढ़ जाता है किसके कारण,
आप लोगों को पता होगा शरीर में जब किसका कारण हो जाता है, पोटेशियम की कमी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 72 तक हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात है। पोटेशियम की कमी से इसमें इसका आंसर हो जाता है, इसको हम टिक लगा देते हैं पोटेशियम की कमी से। पोटेशियम की कमी से अंगात का जोखिम बढ़ जाता है, और फास्फोरस की कमी से जो होता है ना, फास्फोरस ऊपर में है, जो उसमें हड्डी क्या होता है कमजोर, हड्डी और दांत क्या होता है कमजोर हो जाता है, इसको विटामिन डी की कमी से भी होता है। हड्डियों में हो जाता है उधर क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। उसके बाद 73 की बात करें तो बोलता है कि अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं। गामा कोशिका से कौन से, देखिए एक चीज याद रखिएगा सर कि अग्नाशय का जो है ना गामा कोशिका, अग्नाशय में 3 तरह का कोशिका रहता है, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। तो अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकोन, क्या, ग्लूकोन, अल्फा कोशिका से ग्लूकोन। और बीटा कोशिका से इंसुलिन, बीटा कोशिका से इंसुलिन और एमाइल बोलते हैं, एमाइलिन निकलता है, इंसुलिन। लेकिन पॉलीपेप्टाइड गामा कोशिका से क्या निकलता है, पॉलीपेप्टाइड, क्या निकलता है, पॉलीपेप्टाइड। इंसुलिन बोलेगा तो बीटा कोशिका से, बीटा कोशिका से। इंसुलिन क्या होता है, मधुमेह की, इंसुलिन कमी से क्या होता है, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज। और ग्लूकोन निकलता है अल्फा कोशिका से, इसको याद रखिएगा। 74 में आते हैं, निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। देखो यूरिया जो है कहाँ बनता है, यकृत में बनता है, ये चीज याद रखिएगा। यूरिया कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। यूरिया कहाँ बनता है, यकृत में बनता है, ठीक है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यह यकृत रक्त कोशिकाओं को हानिकारक अमोनिया को, जो अमोनिया जो पैदा हो रहा था ना हानिकारक शरीर में, उसको जो किसको बदल देता है, यूरिया में बदल देता है, कौन, यकृत। अब 75 की बात करते हैं। 75 में कि निम्नलिखित में प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ देखिए, मलेरिया, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है, ये भी है, बिल्कुल है। उसके बाद सोने की बीमारी, या ट्रिपोनोसोमा जिसको बोलते हैं ट्रिपोनोसोमा, ये भी प्रोटोजोआ से होता है, ये भी प्रोटोजोआ से होगा, ये भी प्रोटोजोआ से होगा। चेचक तो ये सर जी, ये तो वायरस है ना, वेरियोला वायरस विषाणु से होता है, ठीक है। और निमोनिया भी है, वो भी जीवाणु से होता है, डिप्लोकोसिस निमोनिया। खैर यहाँ निमोनिया दी आपका है नहीं। तो मलेरिया और सोने की बीमारी दोनों क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से मलेरिया और ट्रिपनोसोमा से सोने की बीमारी थी। ये दोनों से इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, चलिए ये आपका वो दोनों हो जाएगा आंसर। ओके, उसके बाद 76 में देखते हैं कि यह शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है, त्रिक बिंदु। तो शुद्ध जल का जो त्रिक बिंदु होता है वो होता है 6, ये होता है 611 मतलब 611.65, 65 पास्कल ये होता है, इसके बराबर होता है। साइंस का क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब बात अगर त्रिक बिंदु होता है कि अगर ये जानना चाहते हैं जिस ताप पर होता है दाब पर, जिस ताप और दाब पर किसी भी पदार्थ के तीनों अवस्था, जैसे ठोस द्रव गैस हो गया, एक साथ साम्य अवस्था में होता है, एक साथ साम्य अवस्था में, उसको बुलाता है त्रिक बिंदु। उसको क्या बोलता है, त्रिक बिंदु। तो शुद्ध जल का त्रिक बिंदु होता है 611.65 पास्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.67 इंटू 10⁻15 का कोटि मान कितना है। देखिए कोटि मान, जो पावर ऊपर में रहे उसको बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि। इसमें दिख रहा है कि 10 कितना है, 15, क्या 15। जो घात जिसको हम लोग बोलते हैं ना, घात, उसको क्या बोलता है, कोटि मान कहा जाता है। तो इसमें क्या है, कोटि मान कितना है, 15 है। तो दिख रहा है इसका नाम 15, इसका आंसर 15 सिंपल है। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है। देखिए दूध से जो मक्खन बनेगा ना, कौन बल निकालता है, बाहर की ओर बल लगा, तो इसको बोलता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल कहेंगे, अपकेंद्रीय बल। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, और फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए साइंस में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे, तो वो किसी बोला उस सिलेबस में भी लिखा होगा कि दैनिक जीवन की क्रिया पर आधारित जो एग्जाम्पल्स थे उससे द्वारा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप का आपका एग्जाम्पल बेस्ड। देखिए अब 79 में देखते हैं कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। ठीक है, शून्य कब होगा, जब वस्तु पर बल लगेगा और उसमें विस्थापन ना हो। जब वस्तु पर बल लगेगा और विस्थापन ना हो, जब विस्थापन शून्य हो तभी जीरो होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा क्या है, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए, ठीक है, और बल होगा और विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो, क्या परस्पर लंबवत हो, तब भी क्या होगा, कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
उपयुक्त में से एक से अधिक, ये दोनों हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, क्योंकि ये विस्थापन 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये लंबवत रहेगा बल और विस्थापन, तो ये भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी वस्तु का भार जो है कहाँ भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, नहीं, भूमध्य रेखा पर अधिक नहीं होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि किसी वस्तु का भार जो ना गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। अब भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार सबसे कम होता है, इसका कारण क्या होता है कि वह विषुवत रेखा से बहुत दूरी पर होता है, इसका जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ भार क्या होगा, सबसे कम होगा, अधिक नहीं होगा। ध्रुव, किसी वस्तु का भार क्या होता है, ध्रुव पर, ध्रुव पर न्यूनतम नहीं, ध्रुव पर कम नहीं, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। क्या होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि वह ध्रुवों की पृथ्वी के बीच केंद्र का दूरी क्या होता है, कम हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ज़्यादा लगता है, तो भार क्या होता है, बढ़ जाएगा। अब विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है, ये सही है। परम दाब और वायुमंडलीय दाब का अंतर क्या होता है, गेज दाब कहलाता है, ये क्या है, सही है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, नहीं, हमेशा धनात्मक नहीं होता, ये हमेशा की वजह से ये कट जाएगा। उसके बाद निर्वात के, निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं होता है, दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। ये जो है दाब का तो परिभाषा यदि दिया जाए तो सही है। ये क्या हो सकता है, तो एक और तीन, क्या एक भी सही है और तीन भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और तीन, मतलब सी नंबर, एक और तीन सही। चलिए 82 नंबर है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। पराश्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, देखिए हम लोग जो ध्वनि सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुन सकने वाली ध्वनि, इसका होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये है श्रव्य ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं। बट जिसका आवृत्ति जो होता है ना 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, कितना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ये तो पराश्रव्य ध्वनि, इसको सुन नहीं सकते। जैसे कि बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब इसको सुन सकता है, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, बंदर हो गया, ये सब सुन सकता है, लेकिन हम लोग इसको नहीं सुन सकते पराश्रव्य ध्वनि। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को बोलेगा कि मनुष्य का श्रव्य ध्वनि कितना है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का। चलिए अब 83 में आते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। देखिए विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा बोलेगा तो उसमें केल्विन बोलेंगे, जूल बोलेंगे, एसआई मतलब केल्विन हो जाएगा, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा का होता है जूल किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, ये होता है इसका आंसर, जूल किलोग्राम प्रति, ऐसा ही मात्रक है, इसको याद रखना। ठीक है, और विशिष्ट ऊष्मा का सीजीआई मात्रक जो होता है ना, ये कैलोरी ग्राम प्रति सेंटीग्रेड होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना, जूल किलोग्राम प्रति किलो। तो 82 83 हो गया। अब 84 में आते हैं। देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है। देखिए लाल रंग का परास, यहाँ देखिए लाल रंग का परास सबसे ज़्यादा होता है, वर्ण विक्षेपण में क्या होगा, लाल रंग सबका परास क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये 6200 एंगस्ट्रम जो है ना, 6200 मतलब कि 6200 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक का होता है ये। और सबसे कम बोलेगा किसका होता है, बैंगनी का। लाल रंग का परास क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा 6200 से 7800, और बैंगनी का होता है सबसे कम 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम, 3900 से 4460। ठीक है, ये हो गया। ये जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ बैंगनी का, और ये है आपका लाल रंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आते हैं, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण है। तो फ्यूज में जो मिश्र धातु हम लोग लगाते हैं उसमें क्या रहना चाहिए, निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, निम्न गलनांक तो रहेगा तो तुरंत गल जाएगा, ये नहीं होगा। उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, दोनों उच्च उच्च रहेगा तो ये भी काम नहीं चलेगा। तो निम्न गलनांक, गलनांक क्या होना चाहिए, मतलब ज़्यादा वोल्टेज आए तो गल जाए, लेकिन प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। जो विद्युत फ्यूज में लगाते हैं नहीं, उसको उसका गलनांक क्या होता है, लो होता है, लेकिन उसका रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 86 में, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक में किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। स्थिर अनुपात का नियम जो है सबसे पहले जोसेफ प्राउस्ट है, ऑप्शन हाँ जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट ने जो है सबसे पहले इसको किया था 1787 ईस्वी में किया था। इसने क्या किया था, 1787 ईस्वी में क्या किया था,
कि निश्चित अनुपात का नियम का मतलब कि किसी भी तत्व के भारों का अनुपात सदैव क्या होता है, निश्चित होता है। ये दिया था जोसेफ प्राउस ने 1787 ईस्वी। चलिए, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम, क्या नाम बोल रहा है? गुलाबी हाइड्रोजन, सफेद हाइड्रोजन या काला हाइड्रोजन। तो देखिए, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं गुलाबी हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? गुलाबी हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए, इसमें से अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सह संयोजक एवं उप संयोजक तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो ना, विद्युत संयोजी, सह संयोजक यानी कोवलेंट बॉन्ड और उप संयोजक तीनों प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में भी पाया जाता है, अमोनियम ब्रोमाइड में भी पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये तो नहीं होगा। कार्बन इसमें तो सहसंयोजक और उपसंयोजक से विपरीत टाइप का बॉन्ड पाया जाता है। सहसंयोजक और उपसंयोजक, इसका आंसर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड, ये दोनों होगा। इसका आंसर क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है। देखो, किण्वन का प्रयोग, किण्वन मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ को मतलब क्या, हाँ ना, किण्वन तो जैव रासायनिक क्रिया, इसमें क्या, इसको सबसे पहले लुई पास्चर ने इसको खोजा था। इस पर क्या मतलब है, जटिल कार्बन जैसे यीस्ट हो गया, जीवाणु हो गया, सूक्ष्म द्रव्य, तो सरल कार्बन यौगिकों में किसको विघटित किया था। जैसे यीस्ट ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है, इस तरह हो होता है। इसमें देखो, शराब, शराब तो बिल्कुल होगा। किण्वन में अंगूर हो गया, गेहूँ हो गया, इसको सड़ा के शराब बनाया जाता है। दही में भी किण्वन होता है क्या? दही में जो लैक्टोबैसिलस है, गुणन करके वो वृद्धि करता है। बिस्किट जो बनता है उसमें भी होता है, ब्रेड बनता है उसमें भी होता है। इसका आंसर ये तीनों सब भी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सब हो जाएगा। ओके, किण्वन। और उसके बाद मतलब ना कि प्राकृतिक स्रोत अम्ल एसिड में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित? ठीक है, दही में बोल रहा है एस्कॉर्बिक नहीं, दही में तो लैक्टिक अम्ल होता है। दही खट्टा दूध, दूध और दही में क्या होगा? लैक्टिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होता है। संतरा में बोलता है कि एसिटिक एसिड, नहीं, संतरा में एसिटिक एसिड नहीं पाया था, इसमें होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। और उसके बाद टमाटर पालक में ऑक्जेलिक एसिड, हाँ ये सही है। टमाटर और पालक में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। आप रखते हैं दिया जिसको स्टोन, किडनी स्टोन या कोई भी स्टोन जो पथरी हो जाता है, उसमें जो है ना आपको टमाटर और पालक खाने से मना करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड रहता है, और जो पथरी जो रहता है वो क्या था? वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का। तो पालक टमाटर खाइएगा तो ऑक्जिलेट और शरीर में बढ़ जाएगा, तो और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टमाटर पालक में क्या पाया था? ऑक्जेलिक अम्ल पाया था। जो स्टोन का बीमारी है उसको पालक टमाटर मना किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड के कारण। 1901 में देखते हैं कि अम्लीय जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं। तो अम्ल जो होता है जलीय विलयन में क्या मुक्त करेगा? H+ आयन करेगा। क्या करेगा? H+ आयन को क्या करता है? वो मुक्त करता है। तो अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या करेगा? H+ आयन को मुक्त करता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे। कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Na सोडियम है, OH हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, NaOH। NaOH यह होता है सफ़ेद टाइप का आयनिक रहता है, और उसमें जल का विक्रिया से प्राप्त करता है। ये जल में पूर्णतः विलय, जल में क्या होता है? ये विलय है, मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिलेराइट किसका अयस्क है। ये देखिए, अयस्क एक दो पूछ ही देता है। अयस्क मिलेराइट जो है, मिलेराइट जो है ये निकेल का अयस्क है। किसका अयस्क है? ये निकेल का, ये निकेल का अयस्क है। मैग्नीज, मैग्नीज का एक दो अयस्क का नाम जान लीजिए जिसको बोलते हैं पायरोलुसाइट या मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है लोहा का भी होता है, लोहा भी उसमें मिलता है। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो बोलते हैं हम लोग जैसे कि मैग्नेसाइट या कार्नेलाइट, क्या कार्नेलाइट या डोलोमाइट, ही मैग्नीशियम का होता है। इसका मिलेराइट क्या बोलेगा? निकेल से याद रखिए, मिलेराइट निकेल। अब देखिए, बोला कि एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है। एक अल्फा कण, अल्फा कण में पावर क्या रहता है? +2 रहता है। तो प्रोटॉन तो 2 हो गया, ये तो कन्फर्म हो गया। प्रोटॉन 2 रहेगा, उसमें न्यूट्रॉन भी क्या होता है? 2 रहता है। क्या? प्रोटॉन भी 2 और न्यूट्रॉन भी 2 रहता है। प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन भी 2 रहता है। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जो हीलियम का नाभिक रहता है ना, हीलियम का नाभिक उसके जैसा काम करता है ये अल्फा का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 95। 95 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल रेशम किसको कहते हैं? कृत्रिम रेशम कहता है रेयन को, किसको कहा जाता है? रेयन को कहा जाता है। रेयन जो है रेशम के जैसा ही दिखता है, इसका उपयोग गर्मी के दिनों में पहने जाने वाले कपड़ों में किया जाता है रेयन को, ठीक है। नायलॉन जो है ये तो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, टेरिलॉन जो है कपड़ा का एक प्रकार है। चलिए 96 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का विश्वास स्वरूप ये राजस्थान में का, ये राजस्थान में किया गया था, अनावरण किया गया था राजस्थान में, करंट अफेयर से। यहाँ तक ये प्रतिमा बोला गया था, इसमें थोड़ा एक दो चीज़ याद रख लीजिए। जैसे भारत में वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? केवड़िया गुजरात में सबसे ऊंचा है ना। राजस्थान में ये जो किया गया है, राजस्थान में विश्वास रूपम, ये 369 फीट या ये भी ऊंचा है। भगवान शिव का विश्व का दुनिया सबसे ऊंचा प्रतिमा है, 369 फीट ऊंचा है। उसको बोलोगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जान रहे हैं गुजरात केवड़िया में है। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी है बेंगलुरु कर्नाटक में। और स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है ये ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। ये थोड़ा याद रखने का चीज़। इसको 97 में देखते हैं कि वित्तीय अपराधों को शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? सीबीआई ने ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन चक्र। क्या किया था? ऑपरेशन चक्र स्टार्ट किया था, ऑपरेशन चक्र को साइबर अपराध को कम करने के लिए। करंट अफेयर का चीज़ है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया? ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था। मोढेरा गांव कहाँ? गुजरात में। ये तो जान रही हो कहाँ से होगा, ये गुजरात ही होगा। 24 घंटा जो है, 24 घंटा सातों दिन सूर्य ऊर्जा से चलेगा, ये गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया, इसमें से कौन शामिल नहीं था? देखिए इसमें था 4 सदस्यों को शामिल किया, इसमें पीटी उषा था। पीटी उषा जो था खेल से थी, इलैया राजा ये संगीत से था, वीरेंद्र हेगड़े था और विजेंद्र प्रसाद भी था। विजेंद्र प्रसाद फिल्म निदेशक है, तो इसमें से 2 का नाम तो आ गया, वीरेंद्र हेगड़े के भी, विजेंद्र प्रसाद ये भी आ गया। तो श्री अनिल कपूर जो है ये इसका नहीं था। इसका पूछा गया क्या? नहीं पूछा गया। इसका आंसर होगा अनिल कपूर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोलते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, वानिकी विश्वविद्यालय जो है ये जो है शुरू किया गया तेलंगाना में। कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। वन का संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन के लिए, जंगल का संसाधनों का संरक्षण तेलंगाना में किया गया प्रथम वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद 101 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया? तो मतदान केंद्र खोला गया था हाल ही में हिमाचल प्रदेश के काशीगंगा में, काशीगंगा में हिमाचल प्रदेश का जो था ना 15,256 फीट की ऊंचाई पर, लेकिन कि हिमाचल प्रदेश तो ऑप्शन में है नहीं। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ये हुबली जो है ना, ये का कर्नाटक में है। ये कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक का जो है तो हुबली जो है ये स्टेशन, ओके, सिद्धरोड़ा रेलवे स्टेशन पर कर्नाटक के हुबली में सिद्धरोड़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद अब हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? दिल्ली में राज्य पार्टी का दर्जा है प्राप्त। हाँ, पंजाब में भी थी, जो जीता था वोट, है ना, पंजाब में भी इसने अपना अच्छा प्रदर्शन किया था। और आम आदमी पार्टी जो है गुजरात विधानसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, हरियाणा में तो नहीं, वहाँ तो कांग्रेस के मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है, पंजाब में और गुजरात में है, ठीक है। तो ये हो गया, ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको मिल गया था आम आदमी पार्टी को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है? क्या? 929 लॉन्च किया। तो अभी हाल में त्रिपुरा में चुनाव हुआ था ना,
तो त्रिपुरा में चुनाव को करने के लिए 90% से अधिक मतदान के लिए मिशन 929 लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, 104 हो गया अपना। अब देखते हैं 105 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया? सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? नहीं। इसका था कि उत्तराखंड की झांकी को, किसको? उत्तराखंड के झांकी को क्या गया था इस बार? सबसे अच्छा पुरस्कार, सबसे झांकी का सब कुछ झांकी का पुरस्कार दिया गया। और उसमें क्या कि नवनियुक्त अग्निवीरों की पहली बार परेड का हिस्सा बने, ये भी तो नहीं है था। और उसके बाद है कि पहली बार एनसीसी की झांसी की झांकी प्रस्तुत की गई, नहीं, एनसीसी तो इसके पहले भी बहुत बार किया गया था। उसके बाद क्या है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें ये परेड के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आपको। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जो है, इसकी झांकी पहली बार प्रस्तुत की गई थी। ये एनसीसी नहीं, क्या था? एनसीसी की जगह होता है एनसीबी, एनसीबी की झांकी सबसे पहली बार प्रस्तुत की गई। इस वजह से ये दोनों, और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे ये भी याद रखिएगा, मिस्र का राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी ये था मिस्र का राष्ट्रपति, चीफ गेस्ट थे। ठीक है, अब आगे आते हैं। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? देखो, मीरा पहल जो स्टार्ट किया गया सर जी, ये किया गया है बाजरा के लिए। क्या? किसके लिए? ये बाजरा के लिए किया गया, मतलब जो है ना मिलेट्स जो है मोटा अनाज, इसमें बाजरा के लिए किया गया था ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि सिर्फ बाजरा के लिए, ये डी नहीं होगा। ठीक है, मीरा पहल बोलेगा बाजरा से संबंधित है। उसके बाद है कि भारत द्वारा विकसित सबसे पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया? 5G सक्षम ड्रोन जो भारत ने विकसित किया है, इसको स्टार्टअप कंपनी फर्म है एक आईजी ड्रोन इसको दिया था। 5G सक्षम को ड्रोन को विकसित किया, जिसका नाम दिया गया स्काई हॉक। क्या नाम दिया गया इसका? स्काई हॉक नाम से किया गया। ठीक है, ये वर्टिकल टेक ऑफ करता है, वर्टिकल लैंड करने में सक्षम है, 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है, 5 घंटा तक आकाश में उड़ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर में। दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद का प्रक्षेपण किया? किसका? राशिद का। देखिए, अभी इसको थोड़ा याद रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने किया है, कि सऊदी अरब दिया, इजराइल दिया, इराक दिया। इसका आंसर में से कोई नहीं हो जाएगा। ये रखिएगा कि राशिद जो है ना, राशिद यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात ने दिसंबर 2022 में चांद की सतह पर अपना पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद पर प्रक्षेपित किया था। ठीक है, तो रोवर को जापान में निर्मित होके तो R1 मिशन की सतह से शुरू किया गया था। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया था, लेकिन यह जो है चंद्रमा के सतह पर जो उतरने में असफल रहा, ये भी सफल नहीं रहा था। ये सऊदी अरब आंसर ना होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि फरवरी 2023 में 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए, अभी आपको याद होगा कि फिजी, क्या फिजी देश जो है, फिजी देश में जो यहाँ जानते हैं, ये मॉरिशस, फिजी, इस सब में जो है भारत का लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया रहता है, ज़्यादातर बिहार का भोजपुरी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ बोला जाता है। तो फरवरी 2023 में जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का फिजी में किया गया था, और इसको एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, इसने इसको किया था। और जो होता है ना, ये सम्मेलन जो होता है विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और फिजी जो है प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। फिजी का राजधानी का सुआ इसका राजधानी है। चलिए, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई थी? तो सबको पता होगा, ऑपरेशन दोस्त बहुत चर्चा में था। तो ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में आया था भूकंप, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, इंडिया ने हेल्प किया था। ठीक है, और G20 शिखर सम्मेलन 2023 संबंधी में कौन सा कथन सही नहीं है? उसका कथन सही नहीं है, ये कोई गलत है, इसको अब देखना है। तो भारत ने G20 की अध्यक्षता, भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली? नहीं, 1 दिसंबर से संभाली, 1 जनवरी नहीं, 1 दिसंबर। तो यही क्वेश्चन आपका, यही आपका गलत हो जाएगा।
उसके बाद है कि इस समय इसका सम्मेलन दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। हाँ, सितंबर में जो है दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। इसका जो है सम्मेलन का थीम ये याद रखिएगा, कभी पूछ देगा कि इस बार G20 का सम्मेलन का थीम क्या था, तो ये था एक वसुधैव कुटुंबकम। उसको बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन? सबसे लंबा यात्री ट्रेन याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जहाँ पैसा है ब्लैक मनी, स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक में बहुत ज्यादा पैसा काला था, तो स्विट्जरलैंड इसका आंसर होगा। सबसे लंबा ट्रेन चलाया गया यात्री ट्रेन, ठीक है। ये जो है ना, ये 2 किलोमीटर लंबा है और इसमें 100 गो डिब्बा है, तो बहुत लंबा ट्रेन है, स्विट्जरलैंड चलाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो अक्टूबर 2022 में जो है ना, ये भारत में किया गया था आतंकवाद समिति में। भारत ने अपना स्टांस बहुत मजबूती से यहाँ रखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में किया। तो देखिए, मोटा अनाज याद रखिएगा, ये है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संगठन हैदराबाद, यहाँ से इसको क्या किया गया है, इसको घोषणा किया गया था उत्कृष्टता केंद्र बढ़ावा देने के लिए। भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ठीक है। इसको जोधपुर नई दिल्ली से नहीं कंफ्यूज करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है आर्थिक, अब देखिए सेंट्रल बजट आ गया। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण सर्वे या इकोनॉमिक सर्वे, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान है? ये राजकोषीय घाटा याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन यही से पूछता है। तो राजकोषीय घाटा कितना, 6.4%। और हम लोग बिहार का राजकोषीय घाटा देखे थे, याद है कितना है, 2.98%। 2.98% बिहार का राजकोषीय घाटा। और पहले बिहार का राजकोषीय घाटा था पिछला साल 3.47, इस बार हो गया 2.98। लेकिन इंडिया का देखो कितना, 6.4% राजकोषीय घाटा है, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण जब अप्रैल भारत में एफडीआई निवेश सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आता है? 3 देश आता है, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। कहाँ सबसे ज्यादा, कहाँ से आता है? सिंगापुर से। कहाँ से आता है? सिंगापुर से। और उसके बाद मॉरिशस से, उसके बाद यूएसए होता है इसका। सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए से आता है सबसे ज्यादा, लेकिन अभी मॉरिशस और यूएई का स्थान है, यूएसए से भी चौथे नंबर पर चला गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए सहायता अकादमी, हिंदी भाषा के लिए सहायता अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया, सर दिया गया बद्री नारायण को। किसको दिया गया हिंदी भाषा में? बद्री नारायण। इसका जो कविता संग्रह था, बद्री नारायण को दिया गया कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द के लिए इसको गया साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। और ये याद रखिएगा थोड़ा मैथिली भाषा में दिया गया अजित आजाद को। अजित आजाद को इसका कविता थी कौन? पेन ड्राइव में पृथ्वी, पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए अजित आजाद को मैथिली भाषा में। अंग्रेजी भाषा में दिया गया अनुराधा रॉय को उपन्यास का ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में अनुराधा रॉय, मैथिली भाषा में अजित आजाद और हिंदी भाषा में बद्री नारायण। और मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया धर्म सम्मेलन का? ये भोपाल में किया गया। इसके पहले किया गया था राजगीर में, बिहार में। ये 7वां छठा वाला किया गया था बिहार में, राजगीर में, लेकिन किया अभी भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश में। पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? अब देखिए, ये जो है किसने जीता? अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? इंडिया ने जीता। भारत की महिला आजकल क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, इसको सब सराहना के पात्र। इंडिया का टीम में वुमेन टीम बहुत अच्छा खेल रही है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत, ओके। अंडर 19 जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, याद रखेंगे इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष के रूप में किया गया? ये आप याद रखिए, अजय बंगा। अजय बंगा जी को क्या किया गया? विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। ये जो है विश्व बैंक का 2 जून 2023 को हो गया है इसका, ये 5 साल के लिए ये बने हैं, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन
सत्य है, ये देखो बोल रहा है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है। स्विट्जरलैंड को ये तो सही है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129वां था। भारत 131वां था, और उसके बाद क्या बोल रहा है, जबकि एच डी आई 2021-22 में 32वां हो गया। नहीं, ये थोड़ा डाटा जो है गलत दिया गया है। पहले था 131 में था शुरू में, अभी हो गया 132 में। पहले 131 में था, अभी 132 में हो गया, तो ये 129 नहीं आता, 131 था। तो 2 नंबर गलत है, तो कथन एक सही है, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सत्य नहीं है कि बात कही गया। तो देखिए, इसका आयोजन गुजरात में किया गया, ये तो सत्य है। इसका शुभंकर सावच एशियाई शेर था, ये भी सही है। तो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। 37वां मध्य प्रदेश में किया जाएगा, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, गोवा में। तो इसका ये सी नंबर जो है सर जी, ये सही नहीं है। ऊपर में दोनों क्या सही है, 36वां था, 37वां जो है गोवा में किया जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। ये भी याद रखिएगा, किसने पेश किया बजट, तो विजय कुमार, वित्त मंत्री था विजय कुमार चौधरी। ठीक है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 124 में बोला गया है, कौन सा कथन सही है कि यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। नहीं, 17वां सर्वेक्षण, ये तो बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास दर 10.98 रही, विकास 10.98 रही, ये भी सही है। देश का विकास दर जहाँ 8.68 था, यहाँ बिहार का 10.98 लगभग 11 था। और उसके बाद है क्या, आर्थिक विकास की दर का मतलब बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। नहीं, बिहार तीसरे स्थान पर नहीं है, या दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर राजस्थान था जो 11.4 पर। तो ये सही नहीं, ये और ये दो क्या सत्य है। इसका आंसर क्या होगा, में से एक से अधिक, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए, अब बिहार राज्य का बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग रुपये कुल परिव्यय के साथ राज्य बजट को पेश किया गया। कितना पेश किया गया ये याद रखिएगा, कभी कोई पूछ देता है। 2.62 लाख करोड़ है ना, 2,62,000 करोड़, नहीं 2 लाख करोड़ से ऊपर, 2,62,000 करोड़ का ये बजट था। देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बजट है। और इसमें जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है किसको किसको कितना आवंटन किया गया है एजुकेशन पर, वो आगे क्वेश्चन में मिलेगा तो हम उसको चर्चा करेंगे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए, यहाँ बहुत क्वेश्चन क्या करता है, लोग बहुत सारे लोग गलत कर देता है। सब लोग कृष्ण सिंह मानते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह नहीं थे, ये आज़ादी के बाद थे श्री कृष्ण सिंह। तो यहाँ जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। कौन था, मोहम्मद यूनुस। देखिए 1937 में जब चुनाव हुआ था, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 98 सीट पर जीत दर्ज किया था, और उसमें क्या था कि इसने सरकार बनाने से मना कर दिया था। तो इंडिपेंडेंट पार्टी का जो था मोहम्मद यूनुस, इसने सरकार बनाने का दायित्व सौंपा गया, और इसने 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री होता था, बिहार का प्रधानमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री के बराबर है, तो स्वतंत्र वो जो है क्या था, मुख्यमंत्री बना था पहला। लेकिन स्वतंत्र भारत के बिहार का बोलेगा तो श्री कृष्ण सिंह होगा। ठीक है, 1937 में यूनुस, मोहम्मद यूनुस बना। बिहार विधानमंडल के समय में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन बोल रहा सही नहीं है। देखिए, मतलब बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, हाँ बिल्कुल है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या नहीं, 343 नहीं, क्या 243 है, क्या 243 है। ये आपका आंसर क्या, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी सही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार पंचायती राज व्यवस्था का संबंध नियुक्ति सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, देखिए मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, हाँ जाके खुद वोट डाल के आप मुखिया का चयन करते हैं, हम लोग करते हैं। सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष मतदान होता है। लेकिन प्रमुख, प्रमुख जो है ना, उसे जो पंचायत समिति सब जो जीतता है, वो तो पंचायत समिति सब जाके प्रमुख का चयन करते हैं ना। तो ये प्रत्यक्ष नहीं होता, ये क्या होता है अपना अप्रत्यक्ष होता है। तो क्या प्रमुख क्या अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। जब प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए थे सिर्फ 1937 वाला, वही जो अभी मोहम्मद यूनिस की बात की थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा, कौन सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे स्पीकर। और इसका विधानसभा का अध्यक्ष बोलेगा, विधानसभा का अध्यक्ष बना था रामदयालु सिंह, और उपाध्यक्ष बना था प्रोफेसर अब्दुल्ला बारी। अब्दुल्ला बारी बने थे, अब्दुल बारी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष थे श्री रामदयालु सिंह विधानसभा का, और स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा, और मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया? देखिए बिहार का राजकीय गीत था ना, मेरे भारत के कंठहार तुझको संत सत सत वंदन बिहार। ये जो था ये गीत को 2012 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2012 में अपनाया गया था। इसका गीतकार सत्यनारायण जो है इसका लेखक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस महाजन पद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था। कौन? मगध। मगध तो था बिहार में, गया पटना बिलावी क्षेत्र। अंग था भागलपुर और बांका, और अभी थोड़ा सा मुंगेर वाला क्षेत्र मांग महाजन पद था। वज्री वर्जी तो वैशाली, ये तीनों तो था। ये सब कुछ था, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तीनों था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। राजगीर में जैन मंदिर के मंदिर में किस सुल्तान शासक द्वारा दान के प्रमाण मिले हैं? कौन सुल्तान ने जो सुल्तान शासन सल्तनत कालीन शासक ने दान दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान किया था 1359 में। इसने बिहार भी आया था, और राजगीर का जो जैन मंदिर था उसको दान दिया था। ये फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर होगा। ठीक है, अब प्रांतपति मानसिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ? मानसिंह जब था बिहार का प्रांतपति अकबर के टाइम में 1587 में, तो उसने बनाया था बिहार का प्रांतपति किसको? मानसिंह। और उस टाइम बिहार का राजधानी था कहाँ? रोहतास। कहाँ था? रोहतास था बिहार का राजधानी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बिहार विभूति का नाम? बिहार विभूति जानते हैं, बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। तो अनुग्रह नारायण सिंह इसका क्या होगा? आंसर होगा बिहार विभूति के नाम से। और देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये सब चीज याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो गंडक नदी से संबंधित जैसे देखिए जो भी नहर है ना, ये क्या है? त्रिवेणी नहर, ये भी पश्चिम चंपारण में। दून नहर या दोन नहर ये भी है। तिरहुत नहर, ये तीनों नहर जो है किससे? गंडक नदी पर। ये इसी कारण से एक से अधिक ये सब हो जाए। ठीक है, उसके बाद बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला है ना, मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? आपको पता होगा मलमास का मेला लगता है कहाँ? गया में लगता है। पितृपक्ष मेला जो होता है नालंदा, बिहार के नालंदा के राजगीर से, राजगीर में लगता है मलमास मेला। कहाँ? ये सॉरी गया बोलते हैं, गया नहीं, ये होता है राजगीर, नालंदा में लगता है। मलमास मेला का संबंध बिहार के नालंदा जिले के राजगीर से। ठीक है, मलमास मेला का आयोजन जो होता है ना जुलाई से अगस्त महीना में होता है। यहाँ भगवान गर्म पानी का झरना जो है ना, यहाँ से स्नान और पूजा करता है। तो यहाँ क्या होगा? नालंदा होगा, राजगीर। तो इसका आंसर में से कोई नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं कौन सी नदी उत्तर बिहार में प्रभावित नहीं? उत्तर बिहार में देखो मेची नदी, कोसी मेची लिंक आप लोग पढ़े होंगे। कोसी नदी बिहार में मेची वही होगा। महानंदा, महानंदा आप जगह देख रहे हैं कि यहाँ जो कटिहार के पास जो कोना कोना में सटले सटले आता है एकदम, महानंदा है। ये महानंदी लिखते हैं, महानंदा होगा। अजय नदी, अजय नदी दक्षिण भारत, दक्षिण बिहार में सॉरी बहती है। दक्षिण बिहार से इधर बहती है, दक्षिण से उत्तर की। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अजय नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो घोघा झील कटिहार, घोघा झील कटिहार में है, बिल्कुल है। और उसके बाद है कि अनुपमा झील रोहतास, अनुपमा झील रोहतास नहीं है। अनुपमा झील जो है रोहतास में नहीं, के यह है कैमूर में। कहाँ है? कैमूर में। और सिमरी झील सहरसा में, ये तो सिमरी झील सहरसा में। और एक दो झील इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, जैसे कुशेश्वर झील दरभंगा में है, कांवर झील बेगूसराय में है, मोती झील जो है पूर्वी चंपारण में, और घोड़ा कटोरा नालंदा में है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुपमा झील रोहतास। अनुपमा झील रोहतास ना होकर कहाँ है? कैमूर में। ठीक है, अब बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो रेलवे विद्युत इंजन कारखाना आपको पता ही है मधेपुरा में सबसे अभी जो है ना हाल में क्यों 6000 वाला 6000 हॉर्स पावर का जो है एचपी का जो किया गया था, मधेपुरा से ही किया गया था ये इंजन। ठीक है, रेलवे विद्युत इंजन मधेपुरा में या 2022 में 12,000 हॉर्स पावर, सॉरी 6000 बोलते हैं, 12,000 हॉर्स पावर इंजन का निर्माण यहाँ से किया गया था। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ? सबसे ज़्यादा शिवहर में, आपको पता होगा
वहाँ 1800 से आसपास, अब तो बढ़ गया होगा, 2000 हो गया होगा लगभग। उसके बाद पटना आता है, उसके बाद दरभंगा आता है। एक ही नंबर इसका आंसर सही है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? पहले शिवघर, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा में। ठीक है, यहाँ ज़्यादा है, उससे कम पटना, उससे कम दरभंगा में। ठीक है, अब इसके बाद मैथ का सेगमेंट है। तो मैथ मैथ का सेगमेंट जो है, इसमें जो है देखिए समान समान पैटर्न, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। मैथ तो इसमें देखिए कि 4 है, उसको 9 और 25 है, ये तो क्या हो रहा है? एक तरह से देखो स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, बट किसका स्क्वायर हो रहा है? देखिए, 2 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या है। यहाँ 9 अगर देखने का तो ये गलत हो जाता है। यहाँ 11 का है, 13, तो इसमें 11 का अभाज्य संख्या 121, ये उसका आंसर होगा। आप इसको बना लेंगे। मैथ मैथ थोड़ा इस तरह डिस्कस नहीं किया जा सकता है, मैथ को थोड़ा आपको बना के इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसके बाद है कि जैसे कि हमें, वैसे मैं इसका आंसर सब बता देता हूँ। दी गई विकल्प से लुप्त संख्या, लुप्त संख्या इसमें जो होगा कि इसमें जो होगा, देखिए इसका पैटर्न क्या है। एक है, ये दोनों को जोड़ दिया गया है, 2 और 1 3, 3 गुना करेगा 1 तो क्या होगा? 3। तो इस 7 और तो है ना, ये 14, 14 प्लस 1 किया गया, कितना होगा? 15, 15 गुना 7 किया कितना? 105। उसी तरह यहाँ क्या जाएगा? 12, 12 और तो यहाँ हो जाएगा 12, और ये 12 में 1 करेगा 13, 13 और गुना 9 करेंगे तो 117 आएगा। 13 17 से जो होता है, इसका आंसर क्या होगा? 12 हो गया हमारा। कितना? 12, 12 देखो दिया भी होगा यहाँ, 12 है ना। उसके बाद ये है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो इसमें जो है कि अगर आप इसको मान लीजिएगा एक्स मान के अगर इसको बनाइएगा ना, तो इसका जो है 12 मीटर आएगा टुकड़े की लंबाई, 8 मीटर आएगा, अगर 8 मीटर 12 मीटर आएगा, उसके बाद 8 मीटर 12 और 20 मीटर टोटल निकलेगा, लेकिन 12 मीटर ऑप्शन में है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 144 का सी, ये तो इनकम वाला है, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद इसका देखिए इसका आंसर आता है ये बी नंबर, इसका आंसर आएगा। ये तो आपका ब्लड रिलेशन से है, ब्लड रिलेशन से है। इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर ये नंबर निकलेगा, बेटी इसका आंसर निकलेगा। मैंने इसे बनाया है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। मैं अभी मैथ को डिस्कस यहाँ नहीं कर सकता, ये हो चुकी, मैं दूसरा पेज में खोल लिया हूँ कर्सर, तो थोड़ा नहीं मैं लिख पाऊँगा। उसके बाद इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12,480 आंसर मेरा आया था, तो 12,480 इसका आंसर होगा। इसमें सब ऑप्शन को, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, कितना तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसका जो सूत्र होता है ना, फॉर्मूला होता है ना, ये 87564, इसको जो गुना किया जाता है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आया था 6720, ये इतना टाइम्स लिखा जा सकता है इसको। 148 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका 60 ग्राम्स का आंसर आएगा मैथ का। ठीक है, और उसके बाद 149 का अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आता है 34, ये इसका आंसर आता है। और लास्ट जो है 150 नंबर में, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 2340 इसका आंसर आता है। तो चलिए, इस तरह से आपका ये इसका जो इस तरह क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त होता है। आप लोग जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब सारा सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कीजिएगा तो आपका तैयारी को एक नया बल मिलेगा। इसके बाद और भी टेस्ट सीरीज को लेकर हम आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।